हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज है 22 जुलाई और शुरुआत करेंगे हम क्वेश्चंस की एक एक करके बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़े, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक फोटो आप देख पा रहे हैं, ये लैंडस्लाइड की है, भूस्खलन की है। और राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है कोलकाता शहर में। कोलकाता के साल्ट लेक सिटी में इसकी स्थापना की गई है। भूस्खलन बेसिकली मिट्टी के टुकड़े टूट टूट कर गिरने लगते हैं और ये खासकर उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पे पहाड़ियां होती हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हो गए। भूस्खलन के कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि डिफॉरेस्टेशन, रेनफॉल यानी कि बारिश ज्यादा होगी, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा पेड़ों के काटने से। और इसी के अंडर में एक सब टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या करते हैं कि हम एक जगह खेती कर लेंगे पेड़ों काट करके, फिर छोड़ के उसको चले जाएंगे, अलग जगह पेड़ काटेंगे, अलग जगह खेती करेंगे। इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है पहाड़ी क्षेत्रों में और ये भी भूस्खलन का कारण है। माइनिंग एक्टिविटी भी इसके कारण है। डैम यानी कि बांध बनाने का भी एक कारण है। नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर यानी कि NLFC, इसकी का जो इनाग्रेशन किया गया था वो जी किशन रेड्डी हैं, जो मिनिस्टर हमारे हैं कोल एंड माइंस के। इसके साथ साथ इन्होंने 2 और पोर्टल्स की स्थापना की। एक का नाम था भू संकेत वेब पोर्टल और एक है मोबाइल ऐप है, उसका नाम है भूस्खलन ऐप। तो 3 चीजें हो गई, भू संकेत वेब पोर्टल, भूस्खलन मोबाइल ऐप और एक बेसिकली सेंटर है, वो है नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस के जो मिनिस्टर हैं वो है जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी ने निर्माण पोर्टल को जारी किया था। ये पोर्टल उन जिलों के लिए एप्लीकेबल है, उन क्षेत्रों के लिए एप्लीकेबल है। कोल इंडिया लिमिटेड भारत की एक महारत्न PSU कंपनी है। उसके जिलों में सिविल सेवा की प्री की परीक्षा पास कर चुकी हैं, उनको 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्पेस के बारे में है। सैटेलाइट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। गाओफेन 1105 उपग्रह का प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया है? स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किया गया है चाइना के द्वारा। गाओफेन 1105 सैटेलाइट बेसिकली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के बेसिकली अक्सर इसके डुअल यूज होते हैं। सिविलियन यूज में आप एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री को पता लगा सकते हैं कि जंगल कहाँ कम हो रहे हैं, एग्रीकल्चर में फसलों को पैटर्न को देख सकते हैं। आपने मैप्स देखे होंगे अभी जो अवेलेबल हैं, लेकिन ये और भी ज्यादा डिटेल में मैप्स होते हैं। जैसा कि हमने कहा कि इसके डुअल यूज होते हैं। दूसरा यूज इसका हो सकता है मिलिट्री में। अगर आप खेतों की मैपिंग कर सकते हैं तो दुश्मन के क्षेत्रों की मैपिंग कर सकते हैं। इनके यहाँ जो लॉन्चेस होते हैं वो लॉन्ग मार्च रॉकेट यूज करते हैं, जैसे कि अपने यहाँ GSLV यूज करते हैं, PSLV यूज करते हैं, SSLV यूज करते हैं। SSLV मीन्स स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। GSLV PSLV आपको पता ही है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल एंड पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें जो गाओफेन है ये चाइनीज शब्द है, इसका मतलब है हाई रेजोल्यूशन। अगला क्वेश्चन हमारा है बैंकिंग और फाइनेंस को लेके है। इस क्वेश्चन पे जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं कुछ डिटेल आपको समझाने वाला हूँ। व्हाइट लेवल ATM की शुल्क संरचना का अध्ययन करने के लिए RBI की समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी या की जाती है? RBI ने कमेटी का अपॉइंटमेंट किया है, ये व्हाइट लेवल ATMs को स्टडी करेंगे। तो ये है सुनील मेहता कमेटी। ATM जो कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन है जिससे हम पैसे निकालते हैं, इसके कई प्रकार होते हैं। बैंकिंग में इसको कई डिवीजन में बांटा गया है। ऑन साइट ATM आप देखेंगे कि बैंक के आसपास स्थापित किए जाते हैं। जो ब्रांचेस होती हैं या तो उसके अंदर होंगे या उसके जस्ट अगल बगल स्थापित किए जाएंगे। एक होती है ऑफ साइट ATM, ये मशीनें बैंक ब्रांचेस से थोड़ी दूर पे होती हैं, जैसे कि मॉल्स हो गई या फिर कोई बड़ी दुकान हो गई तो वहां पे स्थापित कर दी जाती है। व्हाइट लेवल ATM वो ATM होते हैं जो बैंक ओन नहीं करता। अगर ATM लगा होगा तो SBI का ओन नहीं होगा, SBI किसी बैंक का नहीं होगा और ना ही उसको बैंक ऑपरेट करता है। दोनों चीजें होती हैं, इसको कोई प्राइवेट प्लेयर ऑपरेट करेगा। ब्राउन लेवल ATM जो होते हैं ये बैंक खुद के होते हैं, ये बैंक अपना खुद का रखता है और इसको जो ऑपरेट करता है वो कोई प्राइवेट एंटिटी या कोई और कंपनी करेगी। जैसे पैसे को भरना है या मेंटेनेंस करना है तो कोई और देखेगा, लेकिन इसको ऑपरेट बैंक करेगा। तो जो एक कमेटी बनी है सुनील मेहता की, ये बेसिकली जो चार्जेस होते हैं बैंक के ATM से पैसे निकालने में, ये उसके बारे में पूरे देश में स्टडी करेगी। अगर व्हाइट लेवल ATM की बात करें तो उसमें टाटा की एक कंपनी है, उसमें आपने नोटिस किया होगा कि इंडी कैश नाम से ऑपरेट करती है। तो ये भी इसमें से एक एग्जांपल हो गई। और इसका जो दूसरा एग्जांपल है वो ये है इंडिया वन, ये भी एक व्हाइट लेवल ATM कंपनी है। इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। कौन सा राज्य अपना स्वयं का OTT लॉन्च करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? तो ये बन गया है मेघालय राज्य। मेघालय से पहले जो पहले OTT लॉन्च किया था केरला स्टेट ने सबसे पहले, उसका जो नाम रखा गया था सी स्पेस। इसमें मलयाली सिनेमा, लोकल आर्ट एंड कल्चर को इसमें प्रमोट किया जा रहा है और इसका जो नाम रखा गया है वो है हेलो मेघालय। ये भी मेघालय के लोकल आर्ट, कल्चर, सिनेमा, साहित्य, इन सब चीजों को प्रमोट करेगा इस माध्यम से। अगेन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य ने राज्य राजधानी क्षेत्र यानी कि SCR स्टेट कैपिटल रीजन की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश ने स्टेट कैपिटल रीजन की स्थापना की है।
अगर आपने दिल्ली को भी ध्यान दिया होगा तो दिल्ली के आसपास के जो शहर होते हैं उनको बोलते हैं नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। इसमें आपका नोएडा आता है, गुड़गांव आता है, फरीदाबाद, इस तरह के जो जिले हैं वो आसपास के आते हैं जो दिल्ली से सटे हुए होते हैं। इसी प्रकार से स्टेट कैपिटल रीजन उसी के तरफ से बनाया गया है और उसमें लखनऊ जो स्टेट कैपिटल है उत्तर प्रदेश की, आसपास के जिले जैसे बाराबंकी, सीतापुर हो गए, रायबरेली हो गए, तो इन सब जिलों को ये स्टेट कैपिटल रीजन यानी कि राज्य राजधानी क्षेत्र घोषित कर देगा। इसका उद्देश्य ये होता है कि इसमें बेहतर प्लानिंग की जाती है, इसका प्लान्ड डेवलपमेंट किया जाएगा, बेहतर सड़कें बनाई जाएंगी ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या पे बेहतरीन तरीके से प्लानिंग और अर्बन डेवलपमेंट किया जा सके। अगला क्वेश्चन हमारा है रेलवे को लेके। कौन से देश ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड रेल का अनावरण किया है? तो ये देश है चाइना। महत्व इसलिए है क्योंकि कार्बन फाइबर बहुत ही मजबूत होते हैं, टिकाऊ होते हैं, इनका वजन यानी कि वेट बहुत कम होता है। वेट कम होगा तो हमारे फ्यूल यानी कि ईंधन के खर्चे कम आएंगे और हमारे इंजन्स की इफिशियंसी बढ़ेगी, उसकी कार्य क्षमता बढ़ेगी और हम कम पैसे में ज्यादा दूरी तय कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। और जैसे कि क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी होती है आईसीसी, उसी प्रकार से शतरंज की गवर्निंग बॉडी होती है फाइड। ये पूरी दुनिया में चेस की गवर्निंग बॉडी है, जैसे कि हमने कहा आईसीसी है। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी फ्रांस के पेरिस शहर में, लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो है ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड। फाइड के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है आरकेडी डिवोरकोविच और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो है इंडिया के विश्वनाथन आनंद। भारतीय फिल्म महोत्सव, मेलबर्न के भारतीय फिल्म महोत्सव 2024 में कला और संस्कृति के राजदूत के रूप में किसे सम्मानित किया जाएगा? रामचरण तेजा हैं। इनको एम्बेसडर ऑफ आर्ट एंड कल्चर के लिए इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न में सम्मानित किया जाएगा। इसमें खासकर इनका जो योगदान था RRR जो मूवी थी, ये उसका भी इसमें रोल है। कौन सा देश हाल ही में 10वें अफ्रीकी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल हुआ है? तो ये अफ्रीकन कंट्रीज सारे ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ये बने हैं आइवरी कोस्ट। अगर हम वाटर कंजर्वेशन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी सीजीएल में आया था हाल ही में, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? तो इसको याद रखें, ये 22 मार्च को मनाया जाता है और जो थीम था इसका वो था वाटर फॉर पीस। इसके साथ साथ याद रखें कि 10वां वर्ल्ड वाटर फोरम बाली, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था और इसका जो सबसे फेमस थीम था वो था वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। आइवरी कोस्ट के बारे में अगर आपने मेरी पिछली क्लास देखी होगी, और आइवरी कोस्ट ने हाल ही में WHO एडमिनिस्ट्रेड एक वैक्सीन को अप्लाई करने के लिए एक अनुमति मिली है। इस देश में इसको यूज किया जाएगा और उसका नाम है R21M। ये वैक्सीन डेवलप की गई है ऑक्सफोर्ड और इसके साथ साथ भारत की जो बहुत ही महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है SII, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो पुणे में इसका मुख्यालय है, दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। ONGC जो कि भारत की एक महारत्न कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, और इसकी जो विदेशी यूनिट है, इसकी जो फॉरेन यूनिट है उसका नाम है ONGC विदेश, और इसने अजरबैजान के ऑयल फील्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया है। और ये इन्वेस्टमेंट बेसिकली वहाँ पे एक कंपनी पहले से ही कार्यरत थी, उसके क्षेत्र थे, उसका नाम था ACG ऑयल फील्ड, और इसको ONGC विदेश एक्वायर करेगी 60 मिलियन USD या अमेरिकी डॉलर। भारत का ऊर्जा उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत क्या है? यानी कि भारत में जितने एनर्जी प्रोड्यूस हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो रही है, उसका सेकंड सबसे बड़ा सोर्स क्या है? पहला स्रोत हमारा है कोल, यानी कि 50% हमारी एनर्जी जनरेशन हो रही है कोयला से। इस प्रकार से न्यूक्लियर का योगदान बहुत ज़्यादा हमारे देश में नहीं है, ज़्यादातर जो हमारी निर्भरता है वो है कोल और रिन्यूएबल एनर्जी पे है। महिला क्रिकेट एशिया कप की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी? तो इसकी मेज़बानी कर रहा है श्रीलंका इस साल। एशिया कप होस्ट किया जाता है बेसिकली एशियन क्रिकेट काउंसिल, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो जय शाह हैं। जय शाह BCCI के भी प्रेसिडेंट हैं और एशिया क्रिकेट काउंसिल के भी हैं। इसमें टोटल 8 टीमें हिस्सा लेंगी और एशियन कंट्रीज हैं बेसिकली। ये रहा एशिया कप के बारे में। इसके साथ साथ आप याद रखें कि ICC T20 वर्ल्ड कप वुमेन का जो होगा बांग्लादेश में होगा 2024 में, और इसके बाद 2026 में इंग्लैंड में होगा। ICC जो कि क्रिकेट की पेरेंट बॉडी है, इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसका मुख्यालय पहले था लंदन इंग्लैंड, लेकिन बाद में इसको दुबई शिफ्ट कर दिया गया। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं ग्रेग बार्कले। हाल ही में किस PSU को अनुसूची B से अनुसूची A में अपग्रेड कर दिया गया है? NMDC, IOCL, HAL और ICTC। NMDC को बता दूं कि ये है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पता ही है, और IRCTC तो हम जानते ही हैं, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। तो ये बनी है IRCTC। भारत में PSUs को मल्टीपल कैटेगरीज में रखा गया है। जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेटिंग है, बड़ी कंपनियां हैं, बेहतरीन उनका मार्केट शेयर है, वो महारत्ना हो गई। दूसरी बात आती है नवरत्ना, और तीसरी आती है मिनी रत्ना। मिनी रत्ना में 2 तरह के होते हैं, एक होती है कि
शेड्यूल ए और एक होती है शेड्यूल बी। शेड्यूल बी सबसे लोवेस्ट होती है, जो यहाँ से बेहतरीन परफॉर्मेंस करती है, प्रॉफिट बनाती है, उनको हम शेड्यूल ए में डालते हैं। शेड्यूल ए के बाद ये मिनी रत्ना में दोनों हैं, शेड्यूल ए शेड्यूल बी। मिनी रत्ना के बाद ये अपग्रेड होके ये नवरत्ना में जाएंगी। नवरत्ना के बाद अपग्रेड होके ये महारत्ना में जाएंगी। महारत्ना में हमारी आती है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भेल हो गई, और ऐसे बहुत सारे पीएसयूज में आते हैं। भारत ने विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में कितना योगदान दिया है? तो भारत ने योगदान दिया है 1 मिलियन। तो भारत ने 46वें सत्र में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। ये बेसिकली यूनेस्को की जो समिट हो रही है नई दिल्ली में, भारत मंडपम में हो रही है, उसमें अनाउंस किया गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की बात करें तो भारत में टोटल अभी तक 42 साइट्स हो चुकी हैं और हमने 43वीं साइट का प्रपोजल दिया है। और ये जो साइट हमारी होगी वो होगी, उसका नाम है मोइडाम्स ऑफ चेराइडियो। ये बेसिकली एक तरह से कब्रगाह है और ये नॉर्थ ईस्ट की साइट है। इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने के लिए हमने प्रपोजल दिया है। ये उस समय की है जब अहोम एक किंगडम हुआ करता था आसाम में, याद रखेंगे अहोम किंगडम आसाम का ही है। ये तब की बनाई हुई है। तो ये हमारी 43वीं प्रपोजल है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड करने की। यूनेस्को के जो चीफ हैं वो हैं एड्रे अजोले। और यूनेस्को, जैसा कि आप उसको आसानी से याद करने का तरीका है कि एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है और पेरिस शहर फैशन और कल्चर का हब है। तो इससे आप याद कर सकते हैं ये इसका मुख्यालय है। तो ये आज करंट अफेयर्स। आशा है सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आप यहाँ से कुछ चीज़ सीख के जा रहे होंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कोई डाउट या फीडबैक हो तो जरूर शेयर करें, मैं उसको आंसर करूँगा और फीडबैक को इम्प्लीमेंट करूँगा। और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। पढ़ाई पर ध्यान करते रहें, रिवाइज करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। हैव ए ग्रेट डे।